सबसे पहले तो एक परंपरा है दीप प्रज्वलन की। भारत की जो सनातन संस्कृति है वह ये कहती है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो हम अंधेरे से प्रकाश की ओर ये संस्कृति हमको लेके जाती है। उसका प्रतीक है दिया, दीप। हर कार्यक्रम की शुरुआत, शुभारंभ श्री गणेश हम दीपक से करते हैं। और दिया जलाने के लिए आज इस मंच पर दो नारी शक्ति के रूप में दो देवियां हैं और कुछ देव भी हैं और कुछ और बड़े देवता सामने बैठे हैं। ये 1 2 3 4 चित्र जो सामने लगे हैं, हमने इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। इनको मंच पर बिठा दिया है, विराजमान कर दिया है। अब ये प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं। यस और नो? तो अब इनसे कहा जाए और सामने वाले देवताओं से भी कहा जाए कि मां सरस्वती की बहुत दिव्य प्रतिमा है ये हमारे पास। इस मां वीणा पाणे की प्रतिमा के सामने जो दिया रखा है वो इंतजार कर रहा है आपका। आप लोग पहुंचिए, दीपक प्रज्वलन कीजिए और इस कार्यक्रम का आगाज कीजिए, शुरुआत कीजिए। संजय टटेरी साहब, नितिन जी, हमारे प्रधान तरुण जी, प्रदीप आशीर्वाद जी, सुषमा जी, हाँ ठीक है, कर सकते हैं। मित्रों, आप सबका 137वीं गोष्ठी में 137वीं गोष्ठी में मैं राजेश चेतन हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लगभग 35 वर्षों से हिंदी मंच पर हूं और मेरी जानकारी में कोई इस तरह का साहित्यिक अनुष्ठान मेरी जानकारी में नहीं हो सकता। कहीं होता हो, भारत में कहीं नहीं होता होगा। लगातार 14-15 वर्षों से एक गोष्ठी लगातार चल रही हो, ये अगर श्रेय कहीं जाता है तो वह आपकी परंपरा, काव्य परंपरा गोष्ठी को जाता है, जो लगातार 15 वर्षों से, जब से ये गोष्ठी दोबारा से आरंभ हुई है, तब से कवियों के फोन आने लगे हैं कि
हमारा नंबर कब आएगा, हमको अवसर कब देंगे। तो अब लगातार सूची राजेश अग्रवाल जी बना रहे हैं, क्योंकि मैं तो लगभग रिटायरमेंट के नज़दीक हूँ। तो मैंने तो अपना बैटन राजेश अग्रवाल को दे दिया कि आगे की ठीक है, जो हमसे थोड़ा बहुत सहयोग होता है हम कर देते हैं, बाकी राजेश इसको लीड कर रहे हैं इस गोष्ठी को। और मैंने पिछली बार आपको एक काम बताया था, कोई बता सकता है क्या काम बताया था? यस, क्या कहा था बाबूजी? हाँ, आपको याद है, बाकी तो भूल ही गए। आपके लिए तालियां। मैंने क्या कहा था और आपने हाथ खड़े करके वादा किया था, राजेश भैया ऐसा ही करेंगे। पर यहां से जैसे शमशान में होता ना, जब आदमी चिता के सामने होता ना, तो लगता है यार ये जीवन कितना बेकार है, क्या करना है। और गाड़ी में बैठते ही फिर दिमाग शुरू हो जाता है माया के जाल में। आपके साथ भी वैसा ही है। प्रदीप आशीर्वाद जी सब वादा करके गए थे कि 2 लोग साथ लेके आएंगे, और आप अच्छा जो इनके साथ हैं खड़े हो जाए, मैं देखना चाहता हूं। मैं आपको पद्मश्री दिलवाऊंगा, गारंटी है, क्योंकि पद्मश्री मैं ही बांटता हूं। हाँ भाई कमाल है, बस तालियां बजाओ इन लोगों के लिए, भाई कमाल है। मैंने क्या कहा था, मेरी चुनौती ये है कि ये हॉल जून के महीने में हालांकि कविता के लिए बुलाना ये किसी अत्याचार से कम तो नहीं है, मैं जानता हूं, पर हम अखंड साधना करने वाले लोग हैं। हमारा काम तो कभी रुकता नहीं है, आंधी तूफान कुछ आए। इसलिए जून हो या जुलाई हो, अक्टूबर हो क्या नवंबर हो, क्या फर्क पड़ता है। यज्ञ तो यज्ञ है, वो तो होगा ही होगा। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि हालांकि संख्या आज ठीक है, पूरी कुर्सियां सब बढ़ गई है, पर मैं चाहता हूं बिंदल जी को टेंशन हो, तरुण जी को तनाव हो कि यार ये टेंट हाउस से इतनी कम कुर्सियां हमने क्यों मंगवाई। मैं अगली बार ये हालत देखना चाहता हूं कि ये आगे पीछे घूमे और वो कुर्सी लाओ रे, वो कुर्सी लाओ रे। मेरे से वादा करो राजेश भाई, अगली बार हम ऐसा ही कर देंगे, तो मजा आएगा बात का कि हम 2-2 लोग लाओगे। देखो मैं तो संघ का कार्यकर्ता हूं, मैंने यही सीखा। मैं शाखा की संख्या ऐसे बढ़ाया करता था कि भाई 2-2 लोग और लाओ सब। तरुण जी ऐसे था शाखा में, क्यों? हाँ, घटनाएं कैसे करते? तो आप सब घटनाएं को मेरे सबको 2-2 लोग लेकर आने हैं, तो ये संख्या अपनी बढ़ जाएगी। इसमें कुछ गड़बड़ है यार? हाँ, इसमें ऐसे दबाना नहीं है इसको। हाँ, आज की गोष्ठी में 2 महत्वपूर्ण कवि उपस्थित हैं। अजय अंजाम पहले आ चुके हैं और दूसरे कवि रामायणधर द्विवेदी हैं। रामायणधर द्विवेदी के गीत जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि हमने गोष्ठी में एक रत्न, एक हीरा प्राप्त कर लिया है। कुमार विश्वास जी देश के बड़े कवि हैं, सुरेश बिंदल जी के मित्र हैं। कोविड में आईपेक्स भवन से बहुत सारी सहायता कुमार विश्वास जी के यहाँ हमने भेजी थी। ऐसा ही है भाई साहब? तो कुमार विश्वास जी ने अपने संस्थान से, जिसका नाम है विश्वास ट्रस्ट, उसकी ओर से युवा गीतकार का 51,000 का पुरस्कार इस बार का रामायणधर द्विवेदी को दिया। ये उस भट्टी से निकला हुआ गीतकार है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज दोनों ही कवि बुलडोजर बाबा के घर से आए हैं। ये दोनों हमारे लिए खास है। एक तो लगता है बुलडोजर है, अजय अंजाम। इसको बुलडोजर पे बिठा दें तो सामने वाले की खैर नहीं, लेकिन ये बहुत ऑलराउंडर है। हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, ओज, कुछ भी सुनिए अजय अंजाम। और जितना बड़ा कवि है उतना ही विनम्र है, उतनी विनम्रता कमाल की है अजय अंजाम में। ये दोनों कवि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। राजेश जी इनका परिचय करवाएंगे आपसे। और बीच में एक जो नारी शक्ति के रूप में हमारी बहन उपस्थित है, वो है आस्था जैन। आस्था जैन जो हैं वो भारत सरकार के अंदर डायरेक्टर हैं, स्टील मिनिस्ट्री, इस्पात मंत्रालय के अंदर डायरेक्टर हैं। उद्योग मंत्रालय का जो भवन है वहाँ वो बैठती हैं
और हिंदी जो राजभाषा है उसकी इंचार्ज के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। मूलतः इंदौर की रहने वाली हैं, मालवा की हैं, इंदौर की। भारत का सबसे स्वच्छता में जो शहर नंबर 1 है, जो अहिल्याबाई होलकर का शहर है, जिनकी 2 दिन पहले जयंती थी, उस शहर की बेटी है। तालियां बजा के स्वागत करना चाहिए हमको। आस्था जैन का, और इनके ठीक बगल में एक और नारी शक्ति का प्रतीक है, वो है सरिता जैन। आज जैनियों का कब्जा है मंच के ऊपर। सरिता जैन जो है वो भी बहुत मल्टी टैलेंटेड लेडी हैं, अपना एनजीओ चलाती हैं, और एनजीओ नहीं चलाती है, समाज में अनेक कामों में बहुत सक्रिय हैं। शायरा हैं, गज़लकारा हैं, गीतकार हैं, और बहुत सारे उनमें गुण हैं। मंच का संचालन भी करती हैं, कार्यक्रमों का संयोजन भी करती हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज वो सरिता जी हमारे आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, आज उपस्थित हुई हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। हम सोनोटेक का भी धन्यवाद करते हैं कि ये गोष्ठी अब लगातार हम इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पिछली गोष्ठी की रिकॉर्डिंग आपको मिली क्या? अरे बाप रे, नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। ये क्या राजेश फॉरवर्ड किया है, खोली नहीं होगी पक्का। हमने इतनी मेहनत से 3-4 चरण बनाए गोष्ठी के, एक को भी नहीं मिली। देखी नहीं है पक्का, मैंने भेजी अपने हाथों। भाई हम मेहनत करते हैं, आपको गोष्ठी फिर भेजेंगे। हर गोष्ठी की रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको मिलेगी। यह गोष्ठी की रिकॉर्डिंग इसलिए भेज रहे हैं, कोई शब्द नहीं समझ में आया, फॉरवर्ड रिवाइंड करके फिर सुन लिया, फिर देख लिया। रिकॉर्डिंग बंद कर दें या करें? क्या मन है, रिकॉर्डिंग करें या बंद कर दें? करनी है ना। तो सोनोटेक कंपनी, हंसराज रलहन जी का हम दिल से उनका भी धन्यवाद करते हैं कि वो उन्होंने वादा किया है कि राजेश जी हर महीने हम सोनोटेक कंपनी की टीम आपके साथ भेजेंगे और इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करेंगे। हमने बिंदल साहब से निवेदन किया कि एक मीडिया पार्टनर के रूप में सोनोटेक के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, और अगली बार से निमंत्रण पत्र पे भी इसके ऊपर भी कहीं एक उल्लेख कर देंगे कि एक मीडिया पार्टनर या डिजिटल पार्टनर सोनोटेक, ये हमने विचार किया है। तो अब इस गोष्ठी को हम आरंभ करते हैं। आज 3 कवि हमारे बीच में हैं, 6 बज गए हैं, लगभग 7:30 तक का कार्यक्रम का समय रहेगा। और मंच का संचालन, इस गोष्ठी के संयोजक मेरे छोटे भाई, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीजीएम। मैं आजकल राजेश के ऑफिस गया था पिछले दिनों, मुझे अच्छा लगा कि हमारे बीच का एक ऐसा व्यक्ति है जो कनॉट प्लेस के बड़े भवन में बैठता है, और जिसका रूप मैंने देख के मुझे भीतर से बड़ा संतोष हुआ कि राजेश जितना विनम्र दिखता है वहाँ कुछ और ही है इसके ठाट बाट। एक बड़े ऑफिस में बैठता है, हजारों करोड़ रुपए के चेक पर कोई साइन करता है, तो हमारे बीच का राजेश अग्रवाल है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में। अभी धर्मशाला में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ने आपको 3 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाया धर्मशाला में, और आपको सुन के अच्छा लगेगा कि आपके बीच के इस राजेश अग्रवाल ने 17.5 घंटे, कितना 17.5 घंटे लगातार ट्रेनिंग दी है। इस राजेश अग्रवाल का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं अब सामने बैठने की मेरी इच्छा हो रही है, क्योंकि ये कुर्सी का तो मामला कल फैसला होगा, परसों कुर्सी किसके पास रहेगी। मेरा तो सोफा ही ठीक है। नमस्कार। एक बार राजेश चेतन जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। और अग्रिम पंक्ति में तरुण जी, संजय जी, बिंदल साहब, तमाम जो प्रदीप जी जो बैठे हैं, इन सब के लिए विशेष तालियां बजनी चाहिए। ये जब भी ऐसा कुछ करते हैं और कहते हैं तो मेरे मन में उस भजन की एक लाइन याद आती है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा। तो इस करने वाले कन्हैया के नाम पर तालियां बजनी चाहिए। आइए सीधे सीधे औपचारिकताओं को विराम देते हैं और गोष्ठी का आरंभ करते हैं। मां वाणी की वंदना से जुड़ते हैं।
माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए, माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का, सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का। वाणी को तेज और नए विचार दीजिए, वाणी को तेज और नए विचार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। 137वीं गोष्ठी और हमने समर्पित किए संत कबीरदास को। इस गोष्ठी में क्या कोई एक भी ऐसा व्यक्ति बैठा जो संत कबीरदास को नहीं जानता हो? जो नहीं जानता है वो हाथ उठाए। मतलब सारे लोग जानते हैं। हम सब उस पीढ़ी के लोग हैं और आने जाने वाली कितनी पीढ़ियां होंगी जिनका बचपन का, जिनके चरित्र का निर्माण कबीर जैसे संतों के दोहों को पढ़कर हुआ है। आइए 2-4 दोहे उनके हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जिसको हम समर्पित कर रहे हैं उनको हम याद करने का इससे अच्छा तरीका क्यों। और ये भी अच्छी बात तब क्योंकि आप सबको वो दोहे याद होंगे। मैं बस पहली लाइन बोलता हूँ और टेस्ट करता हूँ को आपके बचपन का कितना याद है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा बुरा जो देखन मैं, बुरा जो दिल दे जापनो, जो दिल खो जापनो, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सब ऋतुआए फल होय कबीरा, ऋतुआए फल होय। और एक बड़ा वायरल दोहा, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, कोई ट्विटर नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, लेकिन दोहा ऐसा वायरल कि आज तक, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। और एक अंतिम दोहा याद दिलाता हूं, सबको याद होगा, एक एक शब्द याद होगा, गारंटी है। ऐसी वाणी मन का, ओए ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरण को शीतल करे आपहु शीतल हो कबीरा, आपहु शीतल हो। जोरदार तालियां बजनी चाहिए संत कबीरदास के नाम पर। ये होता है कवि। मुझे नहीं पता मेरी ये कौन सी लाइन कब वायरल होगी और आने वाली कौन सी पीढ़ी गुनगुनाएगी, और मेरे अग्रज मुझे बड़ा कवि बताकर मेरा सम्मान कर देते, मेरा उत्साह बढ़ा देते हैं। लेकिन तय मानी है कि अगर मैं लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा और ये आशीर्वाद यूं ही मिलता रहा तो पता नहीं कब कौन सी कविता किसी को कब अमर कर दे। आइए कबीरदास की समर्था को ध्यान करते हुए आज की गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। और अयोध्या से पधारे उस लाडले युवा गीतकार को, जिसके बारे में परिचय में चेतन जी ने बता दिया कि जिसके गीतों को सुनकर कुमार विश्वास युवा गीतकार पुरस्कार का सम्मान घोषित कर देता है। अयोध्या में जब रामलला का मंदिर बनता है, उस मंदिर के उद्घाटन समारोह में जब राम कवि सम्मेलनों की श्रृंखला होनी होती है, तब यूपी सरकार जिस युवा चेहरे को
ये दायित्व सौंपती है कि कवियों को पूरे भारतवर्ष से बुलाना, चुन चुन कर बुलाना और ऐसे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला खड़ी कर देना, तो जरूर उस कवि में कुछ सक्षम बात होगा, वो कवि कुछ तो होगा हमारे बीच। रामायणधर द्विवेदी इस गोष्ठी में पहली बार आ रहे हैं। मैं बिल्कुल बिना समय जाया किए हुए पहली बार की तालियां और जोरदार बजनी चाहिए रामायणधर द्विवेदी। बार मैं चाहता हूं आप अपने लिए तालियां बजा लें। और ये भी सौभाग्य की ही बात है कि माँ शारदे की जब कृपा हुई, लेखनी से कुछ लिखना शुरू कर पाए, तो उनकी ऐसी कृपा हुई कि जिस 2 जून की रोटी के लिए जीवन भर हम संघर्ष करते हैं, वो भी मुझे काव्य परंपरा में खाने का सौभाग्य। क्या बात है, 2 जून की रोटी 2 जून को मिली। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये परंपरा है, तो हर तरह से यहाँ पे परंपरा पहले से निर्धारित होगी। मैं किसी का खंडन करने नहीं आया हूँ और समय के भीतर रहकर मैं अपना काव्य पाठ सीधे सीधे शुरू करना चाहता हूँ। भाई स्वागत। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अवध की मिट्टी से आता हूँ कि प्रेम का बीज अब एक अंकुर बने, प्रेम का बीज अब एक अंकुर बने, मंथरासी पतित सोच भंगुर बने, सद्गुणों राम बनकर विराजो यहाँ, सद्गुणों राम बनकर विराजो यहाँ, अब हृदय हर किसी का अवधपुर बने। वाह 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 वाह। सद्गुणों राम बनकर विराजो यहाँ, अब हृदय हर किसी का अवधपुर बने। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ। श्रद्धेय राजेश चेतन जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम सभी के अभिभावक तुल्य हैं, बड़ा आशीर्वाद इनका मिलता है। जीवन में जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा संकट आपके साथ ये होता है, कोई आपका हौसला बढ़ाने वाला नहीं होता है, कोई आपको ये रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, या आभास कराने वाला नहीं होता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास कोई एक अभिभावक, एक शुभचिंतक इस तरह का मिल जाए तो इतिहास में आप अमर हो जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपने मंच पर बैठे हुए अग्रज कवियों को और आपको समर्पित करता हूं। स्वागत है भाई। कि हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, मुरझाते हैं खिलते हैं, हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, मुरझाते हैं खिलते हैं, आशाओं के चिथड़े करते हैं, उनको फिर सिलते हैं, और सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान, मगर सागर पार करे वो जिसको जामवंत जी मिलते हैं। वाह, सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान, मगर सागर पार करे वो जिसको जामवंत जी मिलते हैं। आपके हिस्से एक भी जामवंत आ जाए तो इतिहास में हनुमान जैसे अमर हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिस गर्मी के महीने में लोग सुबह से लेकर शाम तक घर से निकलना भी नहीं पसंद करते हैं अपने किसी आवश्यक कार्य के भी हेतु, उस गर्मी में आप कविता के संरक्षण के लिए आप यहाँ पर आए हैं, सुनने आए हैं, तो मैं आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। और 4 पंक्तियां श्रद्धा क्या होती है सुनिएगा। कि श्रद्धा हो तो मूर्तियां भवानी बन जाती हैं, श्रद्धा हो तो मूर्तियां भवानी बन जाती हैं, पापी की हथेलियां भी दानी बन जाती हैं। श्रद्धा हो तो मूर्तियां भवानी बन जाती हैं, पापी की हथेलियां भी दानी बन जाती हैं। आस्था हो मन में तो जानवी परात में भी, आस्था ना हो तो गंगा पानी बन जाती है। वाह वाह वाह, बड़ी बात है भाई। आस्था हो मन में तो जानवी परात में भी, आस्था ना हो तो गंगा पानी बन जाती हैं। मेरा परिचय दिया गया कि मैं गीतकार हूँ, गीत लिखता हूँ, तो मैं आपको सीधे सीधे अब गीत का सफर तय कराना चाहता हूँ। स्वागत। एक गीत आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। पहला गीत मैं इस विषय पर पढ़ना चाहता हूँ। आप सभी लोग, चूंकि मुझे यहाँ जितने भी चेहरे नजर आ रहे हैं, चेहरा पढ़ के मैं जान पा रहा हूँ कि आप कविता के रसिज्ञ हैं, विद्वान हैं, तो मैंने हिंदी साहित्य का एक प्रयोग किया कि जो हमारे प्रचलित मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, आपने पढ़े होंगे हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, या बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो मैंने कोशिश ये करी है कि गीत की हर एक पंक्ति में एक मुहावरे से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। मैं किस हद तक सफल हो पाया हूँ, एक सकारात्मक गीत आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। अंधियारे में तीर चलाना, अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, और एक के 3 बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, और एक के 3 बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। गीत का पहला अंतरा सुनिए।
आप अक्ल की रोटी खाएं, निश्चय सदा अटल हो। नीर क्षीर के बने विवेकी, रोम रोम निश्चल हो। कांटा बोना टांग खींचना, नीच कर्म ये सारे। अंधे की लाठी हो पाए तो फिर जन्म सफल हो। वाह भाई। बहुत गलत है कोख लजाना, बहुत गलत है कोख लजाना। शुरू करें जी जान लड़ाना, बहुत गलत है कोख लजाना। शुरू करें जी जान लड़ाना। अब बालू पर भीत बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। गीत का दूसरा अंतर सुनो। अपनी करनी पार उतारे, सत्य कहा जाता है। कर्म करे जो जैसा वो वैसा ही फल पाता है। अधजल गगरी रहे छलकती ये हर कोई जाने। जो गरजे वो नहीं बरसता केवल दिखलाता है। मिट्टी के माधव बन बैठे, मिट्टी के माधव बन बैठे। खटिया तोड़े मूछे ऐठे, मिट्टी के माधव बन बैठे। खटिया तोड़े मूछे ऐठे। बिना गुणों के धाक जमाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना। और एक के तीन बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। क्या बात है। बहुत आभार आप सभी का, बहुत शुक्रिया। भाई वाह। इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत। और सुनिए, कुछ और मुहावरे सुनिए। अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, चोरी करके कोतवाल को उल्टा डांट लगाते। हाँ। फिसल पड़े तो हर हर गंगे कहकर शीश झुकाते। बिना मरे ही स्वर्ग चाहते किंतु नहीं यह संभव। जो सागर में गहरे उतरे वे ही मोती पाते। क्या बात है। सदा कुएं तक प्यासा जाए, सदा कुएं तक प्यासा जाए। कुआं भला कब चल कर आए, सदा कुएं तक प्यासा जाए। कुआं भला कब चल कर आए। हस्तरेख के दोष बताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना। और एक के तीन बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना। क्या बात है। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत आभार। आपने पहला ही गीत इस तरह से सुना है कि मेरा हौसला बढ़ा दिया है। और मैं हिम्मत कर पाऊंगा कि मैं 40 मिनट आपके बीच कुछ ऐसी ही रचनाएं सुनाऊं। जिस समय अब 30 ही बचे हैं। कभी 40 अभी से जोड़ना शुरू कर दे। नहीं, मुझे समय का विशेष ध्यान रहता है। जहाँ पर मुझे 15 मिनट मिलते हैं मैं वहाँ 10 मिनट में ही काव्य पाठ अपना समाप्त क्या करता बात है। हूँ। तो मैं आपको अगला गीत सुनाता हूँ जी। एक और आशाओं का गीत सुनिएगा। आप लोगों ने बड़े मन से सुना है। इस गीत में मैंने आशाओं को परिभाषित किया है। स्वागत है। उम्मीद की परिभाषा क्या हो सकती है, आशाओं की क्या परिभाषा हो सकती है। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, मैं गीत पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत। जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं। जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं। जीने का कारण बन जाती, छोटी छोटी आशाएं। जुगनू जैसी जलती बुझती, छोटी छोटी आशाएं। पंक्तियां सुनो। बहुत आभार। मन की कोमल सी डाली पर झुंड बनाकर आ जाती,
चौकन्नी हो गौरैया सी आंखों को मटका जाती, वाह। मन की कोमल सी डाली पर झुंड बना कर आ जाती, चौकन्नी हो गौरैया सी आंखों को मटका जाती। छोटे छोटे पर से नापें, छोटे छोटे पर से नापें पर्वत चोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती, जुगनू जैसी जलती बुझती। गीत का दूसरा अंतरा पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। हमारे गीत कुंबे के बड़े हस्ताक्षर हुए डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब। उन्होंने लिखा कि जब आप जीवन में सकारात्मक रहते हैं तो कोई बड़ी सी बड़ी लड़ाई हो आप जीत जाते हैं। आपके अंदर अगर निराशा घर कर जाए तो आपके अंदर बहुत क्षमता होने के बावजूद भी आप छोटी सी लड़ाई भी हार जाते हैं। मैं उनका एक शेर पढ़ के गीत का अगला अंतरा पढ़ता हूँ। कुंवर बेचैन साहब कहते हैं कि देर से पहचान पाया वो मुझे अच्छा लगा। ऐसी स्थिति हमारे आपके जीवन में आता है तो हम आप परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो हमारे परिचित थे, हमें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए सकारात्मक रहने से क्या पहलू नजर आता है कि देर से पहचान पाया वो मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूं कि उसने देर तक देखा मुझे। वाह क्या मैं बात है। बहुत खुश हूं कि उसने देर तक देखा मुझे। तो जीवन में आप सकारात्मक रहिएगा। गीत का अगला अंतरा सुनिए। स्वागत। जुगनू जैसी जलती बुझती, चुपके चुपके नीच निराशा जब करती हो घर मन में, पग पग पर जब जाल बिछाए बाधा लाए जीवन में। तब आशाओं का क्या काम होता है? हंस देती हैं अवरोधों को, हंस देती हैं अवरोधों को, काट चिकोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जुगनू जैसी जलती बुझती। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। बहुत आभार आप सभी का। गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। माँ शारदे की जो थोड़ी बहुत कृपा मुझ पर हो पाई, उन्होंने जो कुछ अच्छा लिखवाया है, मेरा अपना मानना है कि इस गीत की अंतिम पंक्ति उसमें से आता है। आप इस गीत की पूरक पंक्ति का जो दुकान था उस पर आपका विशेष ध्यान चाहता हूँ। आदरणीय राजेश चेतन जी की उपस्थिति है, कविता के मर्मज्ञ हैं, सुनिएगा। जुगनू जैसी जलती बुझती, खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी रिक्शे सी, मोटी पतली आड़ी तिरछी ज्यों भारत के नक्शे सी। खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी रिक्शे सी, मोटी पतली आड़ी तिरछी ज्यों भारत के नक्शे सी। बिटिया के हाथों से बेली, बिटिया के हाथों से बेली पहली रोटी आशाएं, जुगनू जैसी जलती बुझती छोटी छोटी आशाएं, जुगनू जैसी। बिटिया के हाथों की बेली पहली रोटी आशाएं। बहुत आभार, बहुत आभार आप सभी का, बहुत शुक्रिया। इसी क्रम में मैं आपको और गीत सुनाता हूँ। स्वागत है भाई। मातृशक्तियों की उपस्थिति है। मैंने कभी लिखा था कि मंत्रोच्चार करे तो नारी गायत्री बन जाती है, मंत्रोच्चार करे तो नारी गायत्री बन जाती है, रहे रसोई में तो केसर जावित्री बन जाती है। मंत्रोच्चार करे तो नारी गायत्री बन जाती है, रहे रसोई में तो केसर जावित्री बन जाती है। लाख उपेक्षाएं पाए कर्तव्य मार्ग से चुके नहीं, सत्यवान की स्वास्थ्य में तो सावित्री बन जाती है। वाह 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 वाह। सत्यवान की स्वास्थ्य में तो सावित्री बन जाती है। अग्नि परीक्षा देकर भी अपराधी जीवन जी लेती, पीर उमड़ती है आंखों में पर होठों को सी लेती। कभी पिता तो कभी वारती पति पर अपने सपनों को, सब अपने दीर्घायु रहे इसलिए हलाहल पी लेती। वाह बहुत अच्छे रामायण, वाह क्या बात। मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। जब कोई गीतकार मंच पे होता है तो सामने बैठे लोगों को उससे श्रृंगार के गीत सुनने की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं कि वो श्रृंगार के गीत सुनाएंगे। अब तुम्हारी उम्र को सूट भी करता है, नहीं तो लोग सोचने लगे कि वृद्ध हम हैं कि आप हो। एक बार इसको जवान होने का एहसास दिला दिया जाए तालियां वालियां बजाकर। जी भाई।
मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। प्रेम की परिभाषा क्या है मेरे हाँ, नजर में? स्वागत। अगर रामायण द्विवेदी प्रेम करें और प्रेम जिए तो किस रूप में वो प्रेम देखते हैं, मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस गीत सुनने के बाद इस बात को आप भी स्वीकारेंगे कि प्रेम की सही परिभाषा यही है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ गीत की भूमिका में कि कांति पाने के लिए पाषाण घर्षण मांगता है, कांति पाने के लिए पाषाण घर्षण मांगता है, बादलों से सूखता तरु नित्य वर्षण मांगता है, चाहती मृत देह तर्पण, चाहता सौंदर्य दर्पण, प्रेम लेकिन सर्वदा सच्चा समर्पण मांगता है। वाह भाई वाह प्रेम वाह में वाह अगर वाह। समर्पण की भावना नहीं है तो प्रेम के अलावा वो कुछ भी हो सकता है। तो एक समर्पण का गीत, प्रेम की परिभाषा क्या है मेरे नजर में, मैं पढ़ता हूं। मुख्य आधार है प्रेम संसार का, मुख्य आधार है प्रेम संसार का, प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। पंक्तियां सुने। मोह ले आपको जब कभी दो नयन, तब नयन में न मदिरा तलाशें कभी, कर सकें तो करें पूर्ण उनके सपन, दूर कर दें निराशा के बादल सभी। प्रेम है तो गुने प्रेम का अर्थ भी, प्रेम है तो गुने प्रेम का अर्थ भी, अश्रु भी नैन के संग अपनाइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का, प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। भागई हो कली जब किसी बाग की, तोड़ लेना उसे प्रेम होता नहीं, भागई हो कली जब किसी बाग की, तोड़ लेना उसे प्रेम होता नहीं, गांव की वो गली खेत अमराइयाँ, आपका मन उन्हें सोच रोता नहीं, कुछ समय दीजिए उस गली गांव को, कुछ समय दीजिए उस गली गांव को, वो कली हो सुमन सींचते जाइए, आधार है प्रेम संसार का, प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। इस गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। देह से देह का हो मिलन या न हो, मेल मन से प्रथम रूप है नेह का, देह से देह का हो मिलन या न हो, मेल मन से प्रथम रूप है नेह का, पौध विश्वास की हो सजग रोपिए, पत्तियां खा न ले कीट संदेह का, प्रेम के मर्म को मूल को धर्म को, प्रेम के मर्म को मूल को धर्म को, जो न समझे उसे आप समझाइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का, प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए, मुख्य आधार। वाह भाई वाह वाह वाह। संसार का। जिस तरह गीत सुना जाता है उसी तरह आप लोग पूरे मन के साथ सुन रहे हैं। गीत जब कोई पढ़ रहा हो तो तालियों की गुंजाइश होती भी नहीं है, और आपका चेहरा बता रहा है कि आप कितने मन से गीत सुन रहे हैं। आपको अगर गीत पसंद आ रहा हो तो एक बार संवेद स्वर में तालियां बजाकर सूचित कर दें, क्योंकि मैं बता दूं
हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों से जिस प्रकार के गीतों की अपेक्षा की जाती थी वो गीत कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तब एक ऐसा युवा कलमकार आता है और ऐसी विषम परिस्थितियों में, मंचों की ऐसी विषम परिस्थितियों में गीत गंगा को बहाने का जो साहस दिखाता है उसका नाम रामायण होता है। एक बार फिर से तालियां बजाकर हम रामायण का उत्साह बढ़ाते हैं। हाँ भाई, बहुत आभार मैं आपका प्रकट करना चाहता हूँ इस नाते भी कि जो आपने बात करी विषम परिस्थितियाँ मंचों की, ये सच बात है कि जब मैं ऐसी रचनाओं के साथ मंचों पे जाता हूँ, मुझे पहले कई लोग कहते रहे ये मत पढ़ना, ये मंच के लायक नहीं है। तो मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य भी होता है और बड़ा दुख भी मन में आता है कि हमारे बीच नीरज जी हुए, हमारे बीच रामावतार त्यागी जी हुए, कृष्ण सरोज जी हुए, भारत भूषण जी हुए। अगर हमने इनको पढ़ा है, इनको सुना है और इन्हें हमने कभी स्वीकारा है तो हमारी रचनाएं क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए। और तब काव्य परंपरा जैसे मंचों की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है कि आप लोग ऐसी रचनाओं को सुनते भी हैं और सराहते भी हैं। आइए मैं इसी विषय पर अब एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। ये एक आदरणीय चाचा जी बैठे हैं, भावुक नजर आ रहे हैं। ये जो मंचों की विसंगति है या हमारे समाज की विसंगति है, हमने पहले जो 4 पंक्तियां पढ़ी थी कि आपके आसपास कोई एक व्यक्ति भी शुभचिंतक हो तो आप इतिहास में अमर हो जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे लोग आपके आसपास, आपके घर परिवार में भी अधिक होते हैं कि आप कुछ अच्छा करें तो आपके टांग खींचने वाले लोग होते हैं। तो ये जो स्थिति है, आप ऑफिस में हैं तो आपका बॉस आपसे चिढ़ने लगता है, आप कब सम्मेलन के मंचों पे हैं तो पहले से जो स्थापित लोग हैं उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो ये जो एक बड़ी विसंगति है, हर एक क्षेत्र की विसंगति है, मैं उन विसंगतियों को गाने की कोशिश करता हूँ एक गीत के माध्यम से। गीतकार का जो धर्म है मैं निभाने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। और ये रचना अगर मैं काव्य परंपरा में नहीं सुनाऊंगा तो मुझे लगता है और कहीं पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। स्वागत है भाई, स्वागत। किस तरह पेड़ फूले फले, किस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले। किस तरह पेड़ फूले फले। ये जड़ की जिम्मेदारी है कि खाद पानी जो कुछ दिया जाए वो तनों तक, पत्तों तक पहुंचाए। अगर जड़ ही ईर्ष्या करने लग जाए, जलन रखने लग जाए तो कभी पेड़ का विकास संभव नहीं है। गीत स्वागत है भाई। किस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले। किस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले। गैर बर्ताव करने लगे जब कभी खेत ही मेड़ से। घाव आखिर भरे किस तरह, रोज मरहम जिसे छेड़ दे। कामयाबी विजय हौसले, कामयाबी विजय हौसले, यदि हितैषी दिलों को खले। किस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले। किस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले। गीत का दूसरा अंतर। स्वागत है भाई। नीच कामांध संसार में जो पिता से डरे बेटियां, फिर फसल क्या करे जो कभी बीज खाने लगे बालियां। हार जाए न कैसे पथिक, हार जाए न कैसे पथिक, पंथ ही हर कदम जब चले। वाह भाई वाह। इस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले। वाह भाई वाह। किस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले। और जिसकी बात अभी आप कर रहे थे कि मंच से ऐसी रचनाएं गायब होती जा रही हैं, ये बहुत बड़ी पीड़ा है कवि सम्मेलन के मंचों की। तब मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और इस विसंगति को भी गाने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा। जिस नदी की लहर थी सुधा, वो गरल बन विशैली बने। तुच्छ कविता अगर हर कहीं मंच की मुख्य शैली बने। पीढ़ियों को गलत राह पर, पीढ़ियों को गलत राह पर मार्गदर्शक लिए जो चले। किस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले। किस तरह पेड़ फूले फले,
जब जड़े डालियों से जले। क्या बात है। एक लास्ट मैं रामायण से निवेदन करूंगा, एक अंतिम गीत इस चरण का पढ़ें ताकि हम आगे देखें और फिर समय जैसा होगा वैसा। प्लीज एक बार आप जोरदार तालियां बजाकर रामायण को सूजित करें। एक अपनी प्रतिनिधि रचना जो आपको लगता हो आपके मन की श्रेष्ठ रचना हो। वैसे तो मेरी अपनी रचनाएं मुझे सारी पसंद है जी, और मैं सबको अपनी सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ अपने नज़र में, फिर भी लेकिन मैं आपको एक गीत पढ़ना सुनाना चाहता हूँ। अयोध्या पर सुना दूं जी। 4 पंक्तियां मैंने शुरू में अयोध्या पे ही सुनाई थी, लेकिन आपका आदेश है तो मैं जाते जाते और 4 पंक्तियां पढ़ दूंगा। लेकिन एक मेरा गीत मुझे याद आ गया, स्वागत। और मैंने शुरू में भी मातृ शक्तियों का उल्लेख किया था। ये गीत आप सभी के मतलब का ज़्यादा है। मैंने एक गीत लिखा माँ यशोधरा के पक्ष में। आपको बुद्ध की कहानी पता है कि शुद्धोधन ने जब कुंडली उनकी दिखवाई और उन्हें पता चल गया था कि उनके बेटे से राजकाज संभाला नहीं जाएगा, तो मेरा मानना है कि उनको शादी नहीं करवाना चाहिए था। ये निर्णय उनका गलत है, क्योंकि आपने जानबूझकर एक बेटी, एक लड़की का जीवन खतरे में डाला है। और मुझे आप मेरा हौसला बढ़ाइएगा कि ये मेरा प्रश्न आज के भी उन पिताओं से है कि जो अपने लड़के की ज़रा सी छोटी सी गलती पर शादी करवाने का निर्णय ले लेते हैं कि शादी करवाओ सुधर जाएगा, और एक लड़की का जीवन खतरे में डाल देते हैं। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस बनवासी होगा, तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस बनवासी होगा, राजमहल में उसका होना सत्य नहीं आभासी होगा। राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस बनवासी होगा, राजमहल में उसका होना सत्य नहीं आभासी होगा, राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। वो विख्यात जगत में होगा मानवता का तारक बनकर, जगती का दुख दूर करेगा कुल पीड़ा का कारक बनकर, महल ना दोबारा लौटेगा तुमको इसका भान सदा था, उसके आने वाले कल का सच है तुमको ज्ञान सदा था। राजन बोलो मन में कैसा स्वार्थ समाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। और मैं बुद्ध को गलत नहीं कहता, लेकिन आप मेरा प्रश्न सुनिए कि दोष नहीं जो जग की खातिर कोई अपने वैभव त्यागे, मैं इस बात को गलत नहीं मानता। दोष नहीं जो जग की खातिर कोई अपने वैभव त्यागे, लेकिन ये अपराध बड़ा है मानव कर्तव्यों से भागे। दोष नहीं जो जग की खातिर कोई अपने वैभव त्यागे, लेकिन ये अपराध बड़ा है मानव कर्तव्यों से भागे। बुद्ध रहे हैं पूज्य सदा पर न्यायोचित आधार नहीं है, मुझको आंसू यशोधरा के किंचित भी स्वीकार नहीं है। बुद्ध रहे हैं पूज्य सदा पर न्यायोचित आधार नहीं है, मुझको आंसू यशोधरा के किंचित भी स्वीकार नहीं है। निरपराध को दंड दिया तुमने क्या पाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। और जो बात मैं कह रहा था, हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं कि अपने बेटे की जरा सी भूल पे, छोटी सी गलती पर शादी करवाने का निर्णय ले लेते हैं। तो मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ के अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि निरपराध को दंड दिया तुमने क्या पाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो, बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो, कैसा न्याय किसी बेटी को आंसू की नगरी पहुंचा दो। बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो, कैसा न्याय किसी बेटी को आंसू की नगरी पहुंचा दो। अब भी हैं शुद्धोधन लाखों, लाखों यशोधराएं अब भी हैं शुद्धोधन लाखों, लाखों यशोधराएं अब भी, पलते हैं सिद्धार्थ घरों में, राहुल सहे व्यथाएं अब भी। राजन तुमने चलन बहुत ही गलत चलाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों नाव लगाया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 पंक्तियां पढ़कर स्थान लेता हूं कि देह में सांस भर के चले जाइए, देह में सांस भर के चले जाइए, पीर का ताप हर के चले जाइए, प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, बस शिलान्यास करके चले जाइए। बहुत तो ये थे रामलला की धरती से आए रामायण धर द्विवेदी। इन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात की, प्रेम की बात की। और रामायण अगर प्रेम न गाए तो क्या गाए, क्योंकि पूरी रामायण तो प्रेम है। बिल्कुल, भाई का भाई से प्रेम, पिता का पुत्र से प्रेम, पत्नी का पति से प्रेम। रामायण के जिन प्रसंगों को आप उठा ले उसमें प्रेम ही प्रेम है। तो रामायण के इस
सफर के लिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि सुना था मैंने बचपन में भला कीजिए भला होगा। सुना था, युवा गीतकार के नाम 4 पंक्तियां कि सुना था मैंने बचपन में भला कीजिए भला होगा, कहा ये जिसने उसको भी मुकद्दर ने छला होगा, और जमाना जिसके नाम की देता मिसालें हैं, कभी वो भी जमी पर लड़खड़ा कर ही चला होगा। तो एक दिन रामायणधर द्विवेदी कौन सा ब्रांड बनेगा नहीं पता, लेकिन उसकी ब्रांड यात्रा में परंपरा का उल्लेख जरूर होगा। एक बार दोबारा तालियां बजाकर उसके रिज्यूम में परंपरा की मोहर लगाते हैं। लीजिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बड़े प्यारे गीत रामायण ने गाए। मन तो मेरा भी होता है कि एक गीत मैं भी सुना दूं, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। देखता हूं समय अगर बचता है तो मैं एक नया गीत सुनाऊंगा, उसके 1-2 मुखड़े, लेकिन मैं कोशिश करता हूं मैं इस घड़ी को रोक पाऊं। घड़ी रुकेगी नहीं। क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सरिता जैन जी हमारे बीच दिल्ली से आई हैं, दिल्ली का कॉमनवेल्थ गेम में ही रहती हैं। बहुत सारी संस्थाओं की संस्थापक सदस्य हैं, अध्यक्षा हैं, और तमाम सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रहती हैं, और इन सब के अलावा बहुत अच्छी गज़लकारा हैं, रचनाकार हैं, और माँ हिंदी की लाडली बिटिया हैं। मैं आज उनको पहली बार सुनूंगा, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा हमको सुनाएंगी। मेरा उनसे निवेदन है कि आए और 15 मिनट के आसपास जो भी उनका श्रेष्ठ हो वो हमें अपना देकर जाएं, परंपरा में एक अपना सिग्नेचर करके जाएं। आपकी जोरदार तालियों के बीच सरिता जैन। सबसे पहले तो मैं परंपरा का बहुत धन्यवाद देती हूँ इस परंपरा की इस श्रृंखला में मुझे जोड़ने के लिए। आदरणीय सुरेश बिंदल जी का, तरुण गुप्ता जी का, संजय जी का, राजेश अग्रवाल जी का, राजेश चेतन जी का, और समस्त पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया, आभार। और वरिष्ठ नागरिक वेलफेयर सोसाइटी जहाँ हमने अभी पहले भी प्रोग्राम किया था, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उसके भी बहुत सारे मेंबर पीछे बैठे हुए हैं, सभी का बहुत आभार करती हूँ प्रकट। और मुझे पता है आप लोग काव्य सुनना जानते हैं, साहित्य को जीना जानते हैं। इसी परंपरा में मैं भी आपसे जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सम्मानित मंच का बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ पंक्तियों से अपनी बात का आगाज करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा मुझको। जी जी जी, स्वागत जी। कि सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है। वाह। कि सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है। और इश्क अगर, प्रेम की बातें हो रही थी अभी, आप लोगों ने भी किया होगा, कि इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, मरते दम तक ये बीमारी रहती है। वाह। इश्क अगर एक बार किसी से, देखो बाबूजी बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ। कि मैंने कहा था कि अपनी उम्र में किया होगा, वैसे प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में किया जा सकता है। कि इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, मरते दम तक ये बीमारी रहती है। और बेशक बेशक तेरी आंखें हैं राजेश जी, कि बेशक तेरी आंखें हैं, लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है। लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है। लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है। देखो अजय अंजाम जी सबसे ज्यादा खुश हुए हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से कह दिया मिश्रा भाई। वाह। बीमारी। अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो राजेश अग्रवाल जी मुझसे कहने लगे, सारी बातें इशारे में ही करता हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, कहने लगे हाँ जी। तो इनके नाम कर रही हूँ 4 मिसरे। स्वागत। कि किसी लहजे में या इशारे में, किसी लहजे में या इशारे में कुछ तो कहिए हमारे बारे में। वाह वाह वाह। कि किसी लहजे में या इशारे में कुछ तो कहिए हमारे बारे में। और इश्क का जादू चल गया हम पर। अजय जी, इश्क का जादू चल गया हम पर, जान देनी पड़ी उतारे में। वाह भाई वाह। जान देनी पड़ी उतारे में। मैम भी बहुत खुश हो रही हैं, सबके दिल की बात कर रही हूँ। दरअसल अच्छा। मुझे यहाँ आकर आज ना अपने परिवार का बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं अपने परिवार में, अपने घर में आई हूँ। मैं घर की बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। हम जब एक परिवार में होते हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, प्यार होता है, मनमुटाव होता है, नोक-झोंक होती है, उसमें ही सब चीज़ें होती हैं। उसको लेकर मैंने कविता बुनने की कोशिश की। आपके दिल तक पहुँचती हो तो पीछे तक आप मुझे सूचित कीजिएगा।
कि सुख में दुख में सारे इकट्ठे होते हैं। सुख में दुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं। वाह। कि सुख में दुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं। और गुस्सा, मैम आप तो मानती होंगी इस बात को, गुस्सा लड़ाई झगड़े सारे एक तरफ। सुरेश बिंदल जी बैठे हुए हैं कि गुस्सा लड़ाई झगड़े सारे एक तरफ, लेकिन जो अपने हैं वो अपने होते हैं। वाह वाह वाह। लेकिन जो अपने हैं वो अपने होते हैं। और चाहे जितना जोर लगाकर वार करो, चाहे जितना जोर लगाकर वार करो, कब पानी के देखो टुकड़े होते हैं। वाह कब वाह पानी के देखो टुकड़े होते हैं। और प्रेम की पराकाष्ठा देखिएगा आप लोग कि शबरी के हाथों से खाते हैं भगवन, शबरी के हाथों से खाते हैं भगवन। झूठे बेर भी कितने मीठे होते हैं, झूठे बेर भी कितने मीठे होते हैं। सुख में दुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं। देखिए जब मैं बड़ी हुई तो मैं तो खैर दिल्ली में पैदा हुई, पर पापा हमारे कांडले से बिलोंग करते थे, तो गांव की बातें बताते थे। तो कहते थे वहाँ तो किसी का जमाई आता था तो वो पूरे गांव का जमाई होता था। कोई लस्सी ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई खाना ला रहा है, एक खाट बिछा देते थे, वहाँ पर वो ताश खेलते रहते थे। मतलब 8 दिन जमाई रह जाते थे। तो कुछ पंक्तियाँ मैंने बुनने की कोशिश की पापा की बात सुनकर कि जमीन कच्ची, जमीन कच्ची खुला आसमान होता है। आप लोग तो जुड़े हैं ना जब गांव से, अपने अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, इस बात के गवाह होंगे आप कि जमीन कच्ची खुला आसमान होता है, बड़े बुजुर्गों का दिल से सम्मान होता है, बड़े बुजुर्गों का दिल से सम्मान होता है। और इमारतें नहीं गिरती वहां मोहब्बत की, राजेश जी, इमारतें नहीं गिरती वहां मोहब्बत की, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है। इमारतें नहीं गिरती वहां, पीछे तक भी तालियां बजे अगर आपके दिल तक पहुंच रही है बात। इमारतें नहीं गिरती वहां मोहब्बत की, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है। और जब गांव से शहर आए तो उसका औद्योगिकरण, उसका शहरीकरण हुआ तो क्या क्या उन्होंने कीमतें चुकाई। आप मानेंगे तो पीछे तक सूचित कीजिएगा मुझे कि गांव में कच्चा मकान होता है और गवां की नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में। राजेश जी, गवां की नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में, हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है। वाह। गवां की नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में, हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है। क्या लगान का इस्तेमाल? बहुत बहुत शुक्रिया जंजाम जी। बहुत अच्छा। फिसलना, गिरना, संभलना, फिर उठ के चल देना। हो गई कहानी। फिसलना, गिरना, संभलना, फिर उठ के चल देना। इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है, इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है। जब बच्चा जवान होता है तो माँ बाप की आशाएं होती हैं उनसे, पूरी उम्र लगाकर, जैसे मैंने कहा पूरी गवां की नींद एक फसल तैयार करते हैं। मैं कहती हूँ आज माँ बाप 12 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन क्या 12 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को पाल लेते हैं? कुछ बुनने की कोशिश करी, समाज से ही चीजें उठाती हूँ, सुनिएगा अजय जी। स्वागत। बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है। मैम, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है। वाह। कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है। बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की प्रणाली थी, हमारे यहाँ अलग रहने की प्रणाली नहीं थी कि माँ बाप से बच्चे अलग रसोई बना के रह रहे हैं और फ़ोन पे पूछ रहे हैं कि कैसे हाल चाल हैं। या फिर
वो बीमार है तो या कोई बहाना है तो ही माँ बाप से मिलें। उसका परिणाम क्या होगा अगर हमने अभी भी जागरूक नहीं किया अपने आप को? सुनिएगा। स्वागत। कि संस्कृति जहाँ रहे वहाँ संस्कार भी रहे। संस्कृति जहाँ रहे वहाँ संस्कार भी रहे, वरना वजूद खोने को तैयार भी रहे। वरना वजूद खोने को तैयार भी रहे। और सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहे। अरे क्या बात है। कि सेहत बिल्कुल आपके दिल तक पहुंचे तो पीछे तक सूचित कीजिए कि सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। एक बहाना चाहिए उन्हें माँ बाप से मिलने का। ये हम आज देख रहे हैं। इसके लिए हमें जागरूक होना है, अपने बच्चों को जागरूक करना है कि सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहें। और जब कोई हादसा होता है और हम भाव शून्य होकर चल देते हैं, जब 2 पंक्तियाँ हुई मेरी आपके दिल तक पहुँचती तो सूचित कीजिएगा कि सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहें। हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़। हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़। मुमकिन कहाँ है उनमें मददगार भी रहें। मुमकिन कहाँ है उनमें मददगार भी रहें। संस्कृति जहाँ रहे वहाँ संस्कार भी रहें, वरना वजूद खोने को तैयार भी रहें। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। मैं भी किसी के यहाँ मिलने गई तो कहने लगे सरिता जी कोई लड़की बताइएगा। मैंने कहा कैसी लड़की चाहिए? कहने लगे बिल्कुल सीता जैसी। मैं कहा सीता जैसी? तो बेटा क्या करता है? कि बेटा तो अमेरिका में रह रहा है। तो मैंने कहा फिर वहाँ तो ड्रिंकिंग वगैरह करता होगा। कि हाँ वो तो आम बात है, उसमें तो कोई बात नहीं है। मतलब वो लड़की करता, हमें सीता जैसी लड़की चाहिए। 4 पंक्तियाँ हो गई मेरी वहीं बैठे बैठे। आप लोगों तक पहुँचती है तो आप सूचित कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि झूठ का पैगाम होकर जी रहे हैं। झूठ का पैगाम होकर जी रहे हैं। हम कहाँ सच के नाम होकर जी रहे हैं। हम कहाँ सच के नाम होकर जी रहे हैं। और नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता। नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। वाह 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 वाह। नारियों में ढूंढते हैं वाह वाह, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत दिल से सुन रहे हैं और मेरी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा सुन रहे हैं। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ फिर काव्य परंपरा का मुझे जोड़ने के लिए। और इतना अच्छा आप लोगों से मुझे उम्मीद थी कि आप इतना ही अच्छा सुनेंगे। सुनिएगा। स्वागत। आज जो बच्चे हैं वो भी डिप्रेशन के शिकार हैं। 80% बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं। आज हम कौन सी आधुनिकता को फॉलो कर रहे हैं? सुनिएगा। स्वागत। स्वागत। कि जिसको भी देखिए वही उलझा दिखाई दे। जिसको भी देखिए वही उलझा दिखाई दे। हंसता हुआ एक भी चेहरा दिखाई दे। हंसता हुआ एक भी चेहरा दिखाई दे। और हमने बताओ इससे बुरा सोचा था कभी? हमने बताओ इससे बुरा सोचा था कभी? बच्चा हमारे दौर में बूढ़ा दिखाई दे। बच्चा हमारे दौर में बूढ़ा दिखाई दे। हमने बताओ इससे बुरा सोचा था कभी? बच्चा हमारे दौर में बूढ़ा दिखाई दे। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि जो आधुनिकता है उसे रोक दिया जाए, उस पर विराम लगा दिया जाए और इसने हमें कुछ भी नहीं दिया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मेरी बहनें बैठी हैं, सुषमा जी बैठी हैं, विनीता जी बैठी हैं, मैम बैठी हैं और हमारी मुख्य अतिथि बैठी हुई हैं आस्था जैन जी जो बड़े पद पर हैं। तो ये आधुनिकीकरण का ही नतीजा है कि आज नारियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफ़र तय किया और उन्होंने भी हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव किया। तो पहले तो मैं अपनी आस्था जी के लिए जो आज मुख्य अतिथि हैं हमारी, उनके लिए शेर पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। बहुत प्यारी आस्था जी हैं और इस्पात मंत्रालय में डायरेक्टर के पद पर हैं। बहुत हमें गर्व की अनुभूति हो रही है उन्हें देखकर।
आस्था जी आपके लिए एक शेर, बल्कि मेरी जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं मैं सबके लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ मंच से कि आसमां देखने लगा है हमें, आसमां 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 देखने लगा है हमें, हम भी अब सर उठा के चलते हैं, हम भी अब सर उठा कर चलते हैं, वाह 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 हम वाह भी अब वाह। सर उठा के चलते हैं। एक छोटी सी कविता मैं नारी शक्ति के लिए पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि नारियों ने जब आगे कदम बढ़ाया तो उन्होंने कुछ अपने मापदंड बनाए, उसी को लेकर छोटी सी कविता आप लोगों तक पहुँचती है कि अपना मयार तय करूंगी खुद, अपना मयार जी, अपना मयार तय करूंगी खुद, जीत या हार तय करूंगी खुद। वाह। अपना मयार तय करूंगी खुद, जीत या हार तय करूंगी खुद, और साथ तेरे साथ तेरे साथ तेरे चलूंगी मैं, लेकिन साथ तेरे चलूंगी मैं, लेकिन अपनी रफ्तार तय करूंगी खुद, अपनी रफ्तार तय करूंगी खुद। और मैं मोहब्बत की इस कहानी में, मैं मोहब्बत की इस कहानी में अपना किरदार तय करूंगी खुद। वाह। अपना किरदार तय करूंगी खुद। और जिंदगी से मुझे मिलेगा क्या आस्था जी, जिंदगी से मुझे मिलेगा क्या, फूल या खार तय करूंगी खुद, फूल या खार तय करूंगी खुद, जीत या हार तय करूंगी खुद। तो यहाँ मातृशक्ति की बात हुई, नारी शक्ति की बात हुई, तो मातृशक्ति की बात हो ना हो तो बात अधूरी रहती है। कहते हैं कि माँ के गोद में पलकर देवताओं ने देवता की पदवी प्राप्त की, उनको भी माँ का गोद का सहारा लेना पड़ा, ज़मीन पे आना पड़ा, और माँ की गोद से जन्म लेकर उन्होंने देवता तक की पदवी तय की। माँ का इतना बड़ा औहदा है, इतना बड़ा स्थान है। 4 पंक्तियाँ माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि दिखने लगा है चेहरा हर एक शय में अब तेरा, दिखने लगा है चेहरा हर एक शय में अब तेरा, ये कौन सा मकाम इबादत में आ गया। वाह। कि दिखने लगा है चेहरा हर एक शय में अब तेरा, ये कौन सा मकाम इबादत में आ गया। और है साथ, है साथ, है साथ मेरी माँ की दुआओं का सिलसिला। अजय जी, है साथ मेरी माँ की दुआओं का सिलसिला, यानी मेरा वजूद हिफाजत में आ गया। वाह भाई वाह। यानी मेरा वजूद हिफाजत में आ गया जी। समय की अपनी बाध्यताएं हैं। वो राजेश शक्करवाल जी बार बार घड़ी देख रहे हैं, कह कुछ नहीं पा रहे बेचारे, डरते हैं, कहते हुए कह रहे नारी शक्ति की तो पहली बात कर रही है, जाने क्या हाल करेगी मेरा। यही बात है ना, देखो मंद मंद हंसी बता रही है। तो मुझे मालूम है मेरी समय की सीमाएं हैं, मुझे स्थान लेना चाहिए, पर मैं 4 पंक्तियां शहीदों के नाम, जवानों के नाम पढ़कर यहाँ से विदा लेना चाहती हूँ। 56 डिग्री सेल्सियस में वो अब सीमाओं पे खड़े हैं, और हम यहाँ एसी में बैठकर भी कह रहे हैं गर्मी, हाय मर गए, हाय मर गए। उनकी बदौलत हम यहाँ हिफाजत से हैं। मैं 4 पंक्तियाँ उनकी तरफ से पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपकी तालियाँ उठेंगी तो मेरे लिए नहीं, उनके लिए, जो जिनकी बदौलत आज हमारा वजूद है, हम जिंदा हैं, हम यहाँ। हालांकि अजय अंजाम जी वीर रस के कवि हैं, लेकिन फिर भी 4 पंक्तियाँ मैं अपनी तरफ से उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ। सुनिएगा और तालियाँ उनके लिए ज़रूर बजाइएगा। सुनिएगा कि प्यारो 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 बाद मेरे मेरी ये पहचान लिख देना, प्यारो प्यारो बाद मेरे मेरी ये पहचान लिख देना, कफन पर देश की मिट्टी से हिंदुस्तान लिख देना, कफन पर देश की मिट्टी से हिंदुस्तान लिख देना। और देश पर परिवार को नहीं रखा, देश को ऊपर रखा, परिवार से, माँ बाप को से ऊपर अपने देश को रखा, कि कफन पर देश की मिट्टी से हिंदुस्तान लिख देना। और मेरे माँ बाप का लिखो ना लिखो नाम तुम, लेकिन मेरे माँ बाप का लिखो ना लिखो नाम तुम, लेकिन मुझे माँ भारती की दोस्तों संतान लिख देना, मुझे माँ भारती की दोस्तों संतान। वाह भाई। सरिता जी ने आपको कैसा सुनाया? तो सरिता जी, आप कितनी देर सुनाती ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना कैसा सुनाती ये महत्वपूर्ण है। और आपने कैसा सुनाया, इस सदन ने तालियां बजाकर आपको सूचित कर दिया। और अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग जो
किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत करने में, खड़ा करने में, चलाने में सक्षम होते हैं, लेकिन उनका हमेशा एक आग्रह रहता है कि आप कुछ और करें ना करें, आप समय का दान करें। तो आपने समय का दान करके बड़ा काम किया है, तो इनके बड़े काम के लिए एक बार फिर से तालियां बजनी चाहिए। मैंने अक्सर बड़ी मीटिंगों में, बड़ी गोष्ठियों में, सामाजिक कार्यक्रमों में ये कहते सुना है, जब कोई अक्सर ऐसी बीमारी होती सत्येंद्र भाई, लोग डायरेक्शन देने लगते हैं। तो एक दिन मैं नाम नहीं लूँगा, सामने बैठे से कुछ लोगों ने कह दिया, भाई साहब ये डायरेक्शन हमें भी बहुत पता है, ज्ञान बहुत पता है, आप तो ये बताओ समय कितना दोगे। तो हम सब कुछ दे देते हैं, सामाजिक कार्यों में समय नहीं दे पाते। आप सब जो यहाँ बैठे हो, अगर आपने ये 2 घंटे का समय इस जून की तपती गर्मी में इस गोष्ठी को नहीं दिया होता तो ये गोष्ठी सफल नहीं हो सकती थी। एक बार आपके लिए भी ताली आप खुद के लिए बजाइए। और जो परंपरा की तरफ से जो सूचना प्रसारित की जाती है, देखिए कितनी केयरफुली ड्राफ्टेड होती है। गर्मी का ध्यान रखते हुए आपकी सुविधा के लिए भवन का एसी हॉल तैयार मिलेगा और साथ में जलपान की भी व्यवस्था होगी। आपको लू से बचाने के लिए प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। ये जानबूझ के आपको जताया जाता है, एक तरह से आप समझ लो बच्चे को फुसलाने के लिए लॉलीपॉप देनी पड़ती है। तो और क्या हम दिल से, तो बच्चे देखो लॉलीपॉप हमेशा अच्छी लगती है, तो एक बार लॉलीपॉप के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। हाँ सत्येंद्र भाई, आपको लॉलीपॉप मिली कि नहीं? अच्छा, बहुत बार, कोई बात नहीं, तो हमारे लिए इंतजाम करते हैं। खैर लीजिए, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। समय की अपनी बाध्यताएं, अपनी सीमाएं हैं, और इस गोष्ठी में जो आता है हर वो कवि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहता है। अजय अंजाम औरैया से हमारे बीच आए हैं, और एक बड़ा अद्भुत संयोग है। मैं आपको सूचित कर दूं चेतन भैया, ये हमने जानबूझ के कोई साजिश नहीं रची। बिंदल जी आएंगे तो मैं दोबारा से बताऊंगा। पिछली बार जब अजय अंजाम आए थे, 109वीं गोष्ठी थी वो, और उस दिन भी 2 जून ही था। तो ये ईश्वर का संजोग है कि 2 जून, मुझे नहीं पता और कितनी बार 2 जून पर ये परंपरा गोष्ठी आएंगे, ये ईश्वर जाने, ये परंपरा जाने। लेकिन 2019 में 2 जून वाली गोष्ठी में अजय अंजाम औरैया से चलकर आए थे, और 2024 में फिर से अजय अंजाम 2 जून को ही हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार इस संजोग के लिए तालियां बजाएं। बड़े अद्भुत व्यक्ति, बड़ा अद्भुत कवि, हर रस में लिखता है, और ओज के हाँ ये मतलब मोदी मंडल से निकल नहीं पा रहे हैं सर। अब कोई बात नहीं सर, हो जाता है। ये देखो, मुझे छेड़ो मत, मुझे फिर मंच याद आने लगता है। वो एक अभी पति पत्नी की ये बातें कर रहे थे, प्रेम श्रृंगार की बात कर रहे थे। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, पीछे घर में खाना बना भाई साहब किसी के, मेरे नहीं, वो कांग्रेसी था। वो खाते समय जला भुना था, मोदी को याद कर लिया था उसने, तो उसने खाते खाते बोल दिया आज खाना बिल्कुल स्वाद नहीं लग रहा, मिर्च तो बिल्कुल नहीं लग रही। पत्नी भी ठहरी पत्नी, उसने बोला कोई नहीं, मोदी जी को याद कर लो, नीचे से ऊपर तक लग जाएगी। खैर चलिए आगे बढ़ाते हैं। इस गोष्ठी की, इस परंपरा की अपनी एक परंपरा है। हम घटनाओं से तो हाथ से ले सकते हैं, लेकिन लतीफा हम लोग कोशिश करते हैं कि वर्जित रहे। और अजय अंजाम को तो खैर वो जहां से शुरू कर दे वहीं से धुआंधार बैटिंग करने लगते हैं। इनके परिचय में एक और खास महत्वपूर्ण बात है जो बिना कहे उल्लेख नहीं पूरा नहीं होता उनका। उनके पिता कविवर आचार्य रूप नारायण शुक्ल, वो भी देश के बड़े कवि हुए, तो वो कविता की पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पूरी पीढ़ी को। अपने पिता की जो कविता की मशाल है, उस मशाल को बहुत मजबूती से बांधे हाथ में लिए, जो पूरे देश में ओज के स्वर के लिए जाना पहचाना जाता है। उनकी तमाम रचनाएं लोकप्रिय हैं। एक चेतक उनकी रचनाएं ऐसी हैं जो मुर्दों में भी जान फूंक दे। मुझे नहीं पता वो क्या सुनाने के मन में आए हैं, समय जैसा उनको इजाजत दे, जैसा उनका मन करे। अगले 35 मिनट उनके लिए हैं, जैसा वो चाहें। अजय अंजाम औरैया से आपके बीच। ये लपेटे में नेताजी कितने लोगों ने देखा है? लपेटे में नेताजी में ये 60-70 से ज्यादा एपिसोड में आ चुके हैं। एक्चुअल संख्या यही बताएंगे, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मुझे एक बार भी नहीं ले गए। मुझे ले जाते तो मैं बताता। भाई साहब आप मेरी बात समझ गए होंगे। यूपी का आदमी वैसे भी समझदार होता है, और आप बुलडोजर है, बुलडोजर से हमको भी डर लगता है। तो एक बार बुलडोजर के लिए बुलडोजर वाली तालियां बजा दो आप। माँ शारदा के चरणों में बहुत ही विनम्रतापूर्वक प्रणाम निवेदित करता हूँ। उन्हीं की शक्ति है कि स्वर में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं कि परंपरा जैसी साहित्य सेवी संस्था
2 जून की रोटी मुहैया कराती है, और रामायण तुमको एक बार कराती है तो मुझे 2 बार कराती है, और दोनों ही बार 2 जून को कराती है। भाई साहब ने ठीक कहा, इशारा उनका हम लोग समझ गए। जो लोग 19 में आते हैं वो 24 में आ ही जाते हैं। तो 19 में भी था और 24 में भी हूं। प्रेम को बहुत कुछ आपने प्रेम की कविताएं सुनी। रामायण हमारा ऐसा प्यारा छोटा अनुज है जिसने बहुत छोटी उम्र में प्रेम को बहुत मन से गाया, शिवत्व के साथ गाया, सार्थकता के साथ गाया। उसके विषय में बहुत सी बातें आपने सुनी, मैं बहुत आशीष उसे देता हूं। आदरणीय सरिता जैन जी ने भी प्रेम ही पढ़ा। इन दोनों की आयु वय ऐसी है कि प्रेम पढ़ना भी चाहिए। प्रेम मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन बस प्रेम का थोड़ा सा डायरेक्शन, थोड़ी सी दिशा दूसरी होगी। सरिता जी, रामायण तुम्हारे प्रेम का नशा चाहे एक बार उतर भी जाए, और आजकल तो वो दौर है कि ब्रेकअप बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन जो मेरा वाला प्रेम है उसका रंग कभी उतरता नहीं है, क्योंकि वो दिल पर नहीं आत्मा पर चढ़ता है, और उसे देश प्रेम के नाम से जाना जाता है। 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं। परंपरा मुझे ठीक से सुनेगा ऐसा उम्मीद लेकर के आया हूं, समय जाया नहीं करूंगा। सुनिएगा कि बहुत अच्छा है मीठे बोल बोलो, प्यार से बोलो। बहुत अच्छा है मीठे बोल बोलो, प्यार से बोलो। अदू से, यार से, बंदे से या सरकार से बोलो, शहद बोलो, शक्कर बोलो, मगर ये हौसला भी हो जहां तलवार लाजिम है वहां तलवार से बोलो। जहां तलवार लाजिम है वहां तलवार से बोलो। यह परीक्षण भी देना चाहता हूं कि मां ने कुछ अच्छा सा भी दिया। मातृशक्ति विराजमान है। आज मंच की मुख्य अतिथि मातृशक्ति हैं, आदरणीय आस्था जैन जी, बड़े पद पर भी है राजभाषा के। 4 मिसरे यहीं से मातृशक्ति सामने बैठे हैं, माता के उम्र की। निवेदित करता हूं, अगर कहीं ये लगे कि कुछ अलग सा कह दिया अजय अंजाम ने, मुशायरों की दुनिया से भी रामायण इस पर यह कहा गया कि अजय मां को तुमने अलग ढंग से कह लिया, बहुत बार कहा गया, लेकिन कुछ अलग ढंग से कहा। निवेदित करता हूं, आपकी बड़ी तालियों को उम्मीद करता हूं कि यकीन मानो कज़ाओं की सलामी लौट जाती है। स्मरण रखना मां के उन अवदानों को जो उन्होंने हमें जीवन में शैशवावस्था से इस अवस्था तक दिए। यकीन मानो, कज़ा माने मौत, यकीन मानो कज़ाओं की सलामी लौट जाती है, चली बंदूक से गोली इनामी लौट जाती है। सरिता जी, आप शहर में पैदा हुई, मैं बहुत देहात में पैदा हुआ था राजेश भैया, छोटा सा गांव था। मेरी माँ जब मैं बीमार पड़ता था 2-3 दिन कोई पंगा नहीं लेती थी, वैद्य जी की दवा चलती थी, ज्वर नहीं उतरा कोई फर्क नहीं, 3 दिन कोई कुछ नहीं, चौथे दिन भी अगर बुखार नहीं उतरा तो मेरी चारपाई के बगल में आकर के चाय और कहवा का लोटा लेके बैठती थी, तस्तरी में डाल के पिलाती थी, माथे पे हाथ फेरती थी और अपनी इष्ट तपेश्वरी देवी से निवेदन करती थी कि बेटा 4 दिन से परेशान है, कल तक ठीक होना चाहिए। और यकीन मानिए कि चौथे दिन मेरा ज्वर उतरने लगता था और मैं स्वस्थ होने लगता था। तब उस शक्ति को प्रणाम करते हुए कहता हूं, यकीन मानो कज़ाओं की सलामी लौट जाती है, हाँ। चली बंदूक से गोली इनामी लौट जाती है, दुआ में बैठ जाती है जो मां पूजा के कमरे में। देखना जीवन में कितनी विपदाएं आई होंगी, कितनी चुनौतियां आई होंगी, लेकिन एक वो चट्टान जिससे टकरा के सारी आपदाएं लौटी होंगी, उसका नाम होता है मां। तब ये 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, यकीन मानो कज़ाओं की सलामी लौट जाती है, चली बंदूक से गोली इनामी लौट जाती है, दुआ में बैठ जाती है जो मां पूजा के कमरे में, मेरी दहलीज से गम की सुनामी लौट जाती है। वाह 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 वाह, गम की मेरी दहलीज से गम की सुना। तालियां कमजोर रह गई आपकी। 4 मिसरे और इसी बिरादरी के पढ़ के अपना गेर लगाता हूं, सुनना। स्वागत। हमारी फिक्र में माथे पे सिलवट डाल लेती है। बेटा 4 बजे छुट्टी के बाद घर आता, किसी दिन 4:30 बज जाए, माँ के माथे पर जो चिंता की लकीरें उभरती हैं, उन्हें गीता का श्लोक और आयत, कुरान की आयत मानकर प्रणाम करता हूं, निवेदित करता हूं। इसका दृष्टांत भी आपसे बताऊंगा। हमारी फिक्र में माथे पे सिलवट डाल लेती है,
हिफाजत को हमारी खुद पे संकट डाल लेती है। वाह। हमारी फिक्र में माथे पे सिलवट डाल लेती है, हिफाजत को हमारी खुद पे संकट डाल लेती है। न जाने कौन सा रिश्ता है बूढ़े पेड़ से उनका। मैं फिर कहता हूं, गांव में था, शाम को मां ले जाती थी, एक पेड़ था बाबा के हाथ का लगाया हुआ, उसके नीचे खड़ा कर देती थी, कह देती थी बेटा यहां रुकना, मैं 10 मिनट में आती हूं। उसे यह विश्वास था कि बाबा का लगाया पेड़ है, यहां बेटा सुरक्षित है। कौन सा रिश्ता कायम करती थी? अगर परंपरा वाले पकड़ पाए तो दोनों हाथ उठाकर बड़ी तालियां देना, अगर बात ठीक से कह पाई हो। हमारी फिक्र में माथे पे सिलवट डाल लेती है, हिफाजत को हमारी खुद पे संकट डाल लेती है। न जाने कौन सा रिश्ता है बूढ़े पेड़ से उनका, यहां से मां गुजरती है तो घूंघट डाल लेती। वाह 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 वाह, क्या बात निकाली अजय भाई, जिंदाबाद। यहां से मां गुजरती है तो घूंघट डाल लेती है। हमारी फिक्र में माथे पे सिलवट डाल लेती है, हिफाजत को हमारी खुद पे संकट डाल लेती है। न जाने कौन सा रिश्ता है बूढ़े पेड़ से उनका, वहां से मां गुजरती है तो घूंघट डाल लेती है। क्या बात है। आइए, जिस काम के लिए जाना जाता हूं उसका परिचय पढ़ता हूं। मैं सच में ये परिचय यहां कहना ही नहीं चाहता था, भैया ने लास्ट में कह दिया कि लपेटे में नेताजी। 2017 में शुरू हुआ था जब यूपी में चुनाव था, मैं दूसरे एपिसोड से था। पहले एपिसोड में गौरव चौहान और ये लोग थे, दूसरे एपिसोड से कंटिन्यू हूं। करीब 200 एपिसोड हो गए आपके टेलीविजन की स्क्रीन पर आते हुए। लेकिन मैं इस परिचय को चाहता ही नहीं हूं। मैं कभी संचालक से भी नहीं कहता कि मेरा परिचय इस तरह देना कि मैं टीवी पर आता हूं, क्योंकि वहां जो पढ़ना होता है उसे मैं अपनी पहचान मनवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये देश मुझे हल्दी घाटी की उस चेतक रचना के लिए पहचाने जो मेरे अंतःकरण के भावना की रचना है। स्वागत है। तब निवेदित करता हूं कि देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां, देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए। कि जब हम ये सुनते हैं कि 36 टुकड़ों में काट दी गई, माफ करना, गलती उस दरिंदे की कम है, गलती हमारी ज्यादा है कि हमने बेटियों को संस्कार नहीं दिए। अगर एक बार हम कह देते कि बेटी तेरे अंदर मां कालिका, मां भवानी विद्यमान है, तेरे अंदर झांसी की रानी विद्यमान है, तो यकीन करिए अगर एक बार अपने बाल खोल करके उस दुष्ट के सामने खड़ी हो जाती तो किसी माई के लाल में औकात नहीं है कि किसी बेटी का दामन छू सके। वाह। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां, देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वैश्यों को कालिका कराल लगने लगे। और ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। वाह वाह वाह, लाल लगने लगे। आइए, जिस कविता विशेष का परिचय दिया, हल्दी घाटी की वो माटी जिसने हमें गर्व करने के मौके दिए। विदेशों से भी जब मंत्री आए भारतवर्ष और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया जा रहा हूं, पत्रकारों ने पूछ लिया कि आप भारत आए हो, कहां जाओगे? बोले मैं हल्दी घाटी जाऊंगा, मेवाड़ जाऊंगा। बोले क्यों जाओगे? बोले मेरी मां ने कहा था कि अगर इंडिया जा रहे हो तो मेवाड़ जरूर जाना, मेवाड़ जा रहे हो तो हल्दी घाटी जरूर जाना, और वहां तक जाना तो उस माटी को लेकर के आना। मैं अपने देश में बिखराना चाहती हूं जिससे हमारे देश में भी वो महाराणा प्रताप जैसे अजीम उशान योद्धा पैदा हो सकें, जिस दुश्मन के आंख में आंख डाल करके युद्ध कर सकें। उस हल्दी घाटी से एक रचना निवेदित करना चाहता हूं। समय की सीमाएं हैं, मैं और भी बहुत कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन ये रचना आपको निश्चित रूप से उस समय पर भी ले जाएगी और अजय अंजाम के सही परिचय पर भी ले जाएगी। एक बार तालियां बजा करके मुझे सूचित कर दीजिए। स्वागत। निवेदित करता हूं, सुनिए। स्वागत। मुगलिया काल में जलालुद्दीन, अभिनंदन प्रणाम। एक बार दोबारा से समवेत तालियां बजनी चाहिए भाई अजय अंजाम के लिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको सूचित करता हूं, मैं आपसे साझा करता हूं, जिस जिस कवि सम्मेलन में भाई अजय होते हैं उस कवि सम्मेलन का अंजाम यही होता है। जहां अजय हो और उस गोष्ठी का अंजाम ऐसा ना हो तो वो अजय अंजाम कैसा,
जब चेतक को गाया जाए और चेतक को ऐसे सुना ना जाए तो वो कविता कैसी। आपने बिल्कुल वैसे ही सुना, परंपरा सैल्यूट करता हूं मैं आपको। आपने परंपरा का मानदंड, मान और मान दोनों आज और बढ़ाया। एक बार फिर से एक बार तालियां होनी चाहिए। जो माहौल में गर्मी पैदा कर दी, वैसे 45-46 डिग्री का टेम्परेचर है। 4 जून को टेम्परेचर पता नहीं और कितना हो जाएगा। बहुतों का टेम्परेचर आज डाउन हो गया है। हाँ, बहुत सारे लोग तरह तरह के टोटकेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि हमें तो Z+ की सुरक्षा चाहिए। मैंने पूछा क्यों? बोले जब हमको वोट ही नहीं मिले मतलब सारे लोग हमारे विरोधी है। बोले इतने सारे विरोधी Z+ सुरक्षा चाहिए। अब कौन कौन Z+ सुरक्षा ढूंढ रहा है आप विचार करो। मैं रेकमेंड करता हूं कि उनको मिलनी चाहिए। अगर उनके साथ Z+ रहेंगे और वो सुरक्षित रहेंगे तो हम अपने आप ही सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए इस गर्मी को थोड़ा कम करते हैं और राहत की ठंडी फुहार के लिए इस मंच को समापन की ओर लिए चलते हैं। इस्पात मंत्रालय में राजभाषा निदेशक के पद पर जो कार्यरत हैं, उनके पतिदेव एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। मैंने उनसे पूछा आपके पति क्या करते हैं? उनने कहा कि जी वो घर का काम करते हैं। भाई साहब मैं आपका परिचय ऐसे ही दूंगा जी। मैंने बोला आपको लेकर कौन आएगा? बोला फिर क्वेश्चन गलत है आपका। कौन लेके आएगा? पतिदेव आएंगे। तो आप एक बार भाई साहब के लिए भी तालियां बजाएं। सुधीर जैन साहब हैं। आस्था जी, अजय भाई और रामायण जी, सरिता जी, मैं आपको बता दूं 8 PSU इनके अंडर में आती हैं और उन 8 PSU में कवि सम्मेलन होते हैं और आप आज तक एक में भी नहीं गए हैं जी। 8 PSU इस्पात मंत्रालय की, जिसमें सेल भी है और तमाम बड़ी कंपनियां हैं। ऐसे राजभाषा निदेशक हमारे आज की गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और कितनी सहज हैं। इनको लग रहा है कि इससे ज़्यादा परिचय इनका न दूं। मैं बड़े सम्मान से आपकी तालियों के बीच में उनसे निवेदन करूंगा, मुख्य अतिथि हमारी आए, आज की गोष्ठी इनको कैसे लगी। और साथ में बहुत अच्छी कवित्री हैं। मेरा मन है 2-4 पंक्तियां हमें जरूर सुनाएं। वो कवित्री क्या, ऑडियंस हो, माइक हो, आस्था जी हो और आपकी तालियां हो। अभी अभी सब सातवें आसमान पर हैं। इतना जोश भरा हुआ है और मुझे काम दिया गया है ठंडी हवा, शीतलता करने के लिए। तो समझिए कि मुझे कितना अपना टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ेगा तब जाके यहाँ शीतलता आ पाएगी। तो जो और देखिए कि जब एक वीर रस नहीं, राणा प्रताप और चेतक के प्रेम की कहानी जब सुनाई जा रही थी तो जो सुनाने वाले कवि थे उनका हाल ये था, पसीने से तरबतर थे। तो जब योद्धा युद्ध के मैदान में होते होंगे तब क्या दृश्य होता होगा, कितना जोश होता होगा। और जो कहते हैं खून बह जाता है, उस तरह का दृश्य ज़रूर आता होगा। तो मैं यहाँ से देख रही थी कि बहुत गर्म माहौल हो चुका है और 7वें सुर से मुझे वापस नीचे पहले सुर पे आप लोगों को लाना है, टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ये काम मुझे दिया गया है। मैं सबसे पहले वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम है। राजेश चेतन जी को और राजेश अग्रवाल जी को कहते हैं स्क्वायर लगा दिया जाए तो वेटेज डबल हो जाता है, ठीक है, उतने ही गुना बढ़ जाता है। तो ये 2 राजेश जी ने मिलके आज मुझे यहाँ पर आने का सुअवसर दिया है। और यहाँ जब आई हूँ तो मैं यही विचार मेरे मन में रहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। तो आप लोगों ने इतना अच्छा माहौल बना रखा है और इतने सालों से 137वीं गोष्ठी यहाँ हो रही है और आप सब लोग इतने मन से यहाँ बंधे हुए हैं, तो सोचने की बात है ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक, अजय अंजाम जी, सही नाम बोल रही हूँ मैं, रामायण जी और सरिता जी, ये तीनों आपके समक्ष प्रबुद्ध कवि बैठे थे और इनकी रचनाएं आप लोगों ने सुनी हैं। मेरा परिचय कवित्री के रूप में दिया है, वो मैं सहमत नहीं हूँ, मैं कवित्री नहीं हूँ। लेकिन हाँ,
जैसा देश वैसा भेष, तो थोड़ा कुछ ना कुछ सुना ही देना चाहिए, मौके पे चौका लगा ही देना चाहिए। सिर्फ इसी भाव के साथ मैं कुछ सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ आने की कंडीशन भी यही रखी गई है कि कुछ सुनाना होगा, और उन्होंने पहले ही कह दिया 4 लाइनें सुनाना है। सबको 15 मिनट आधा घंटा दिया है, मुझे पहले ही कह दिया 4 मिनट सुनाना है, 4 लाइनें सुनाना है। तो 4 लाइनें मैं एक छोटा सा गीत सुनाना चाहती हूँ जो इसी बात पर है कि आज के समय में रिश्ते ऐसे होने चाहिए और मिलते नहीं हैं, तो रिश्ते कैसे हों उसके ऊपर मेरा एक गीत है, मैं वही सुनाना चाहती हूँ। जी स्वागत। रिश्ते वायलिन की तरह होना चाहिए जी। तार जुड़े रहते हैं चाहे सुर बजे या ना बजे, लेकिन तार जुड़े रहना चाहिए। तो ऐसे ही मधुर रिश्तों पर मैंने एक जो आज के लिए समसामयिक भी है, उसी पर एक रचना सुनिएगा। स्वागत। आप सबके दिलों से जुड़ेगी, मुझे उम्मीद है। न डोर कोई रेशम सी लचर कमजोर। आप अनुमति देंगे तो ये लयबद्ध गीत है, मैं गा के सुनाना चाहूँगी। स्वागत। न डोर कोई रेशम सी लचर कमजोर हो, न माझी और कश्ती से पतवार दूर हो, सागर की मछली जल में ही समाए, अमानुष के वारों का न कोई शिकार हो। न डोर कोई रेशम सी लचर कमजोर हो, न माझी और कश्ती से पतवार दूर हो, सागर की मछली जल में ही समाए, अमानुष के वारों का न कोई शिकार हो। न डोर कोई अंजुलि भर पुष्पों की कोई कतार हो, खुशबू से लबरेज फिर तार तार हो, अंजुलि भर पुष्पों की कोई कतार हो, खुशबू से लबरेज फिर तार तार हो, साहस का रक्षा का कंटक को भार हो, कहीं बिंध न जाए बस इतना आभार हो। न डोर कोई, क्या बात है, न डोर कोई रेशम सी लचर कमजोर हो, न माझी और कश्ती से पतवार दूर हो। 4 की 2 किस्तें और सुना दूं क्या? एक किस्त और सुना। कह रहे एक सुना, मैं 2 ही सुनाऊं जी। पवना के पावन झोंकों का हिलोर हो जी, सावन में पुरवा की फिर से बयार हो, जीवन में बचपन का फिर से आगाज हो, मिट्टी के टीले हो नदिया का छोर हो। न डोर कोई, क्या बात है, न डोर कोई रेशम सी लचर कमजोर हो, न माझी और कश्ती से पतवार दूर हो। अंतिम बंद जी। स्वागत। माटी की मिठास हो, रिश्ते कैसे हों, कोरे माटी की मिठास जैसे, माटी की मिठास हो, आतम के मीत हो, छलना कपट कोई निश्चल सी प्रीत हो, माटी की मिठास हो, आतम के मीत हो, छलना कपट कोई निश्चल सी प्रीत हो, छोटे से हाथों में जी भर दुलार हो, होठों की कोरों से आंखों तक मुस्कान हो। न डोर, क्या बात है, वाह वाह।
न डोर कोई रेशम सी लचर कमजोर हो, न माझी ओ कश्ती से पतवार दूर हो। सागर की मछली जल में ही समाए, अमानुष के वारों का न कोई शिकार हो, न डोर कोई। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप लोगों का ये रिश्ता ऐसा ही स्नेहिल बना रहे और कई शताब्दियों तक आप लोग इसी तरह मिलते जुलते रहें, शताब्दियों तक। बहुत बढ़िया दीदी, वाह। बड़ा अद्भुत आस्था जी ने सुनाया। मैं बिंदल साहब से निवेदन करूंगा और ज़्यादा तालियां बजाने लगे थे ताकि जल्दी खत्म हो रहा है इसलिए। नहीं, आपकी जी, मैं चेतन जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की औपचारिकताएं। कैसी लगी आज की गोष्ठी आप लोगों को? अच्छा, सुशील भाई आए हैं, कमाल, बहुत अच्छा। साथियों, जो लोग जा रहे हैं उनको मैं रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। विज्ञान भी आने वाले को रोकता है, जाने वाले को विज्ञान भी नहीं रोक सकता। क्या कहूं मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये सब मेरे कवि मित्र जो हैं कितनी कितनी दूर से आए हैं। अजय अंजाम ने तो ऐसा लगा कि आईपेक्स भवन का ये अग्रसेन ऑडिटोरियम थोड़ी देर के लिए हल्दी घाटी ही बन गया। ये कविता की ताकत। और मित्रों, हमको आपसे शिकायत है, ठीक है थोड़ी अवस्था बड़ी हो गई है, वृद्ध अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, पर किसी कवि को स्टैंडिंग ओवेशन की जरूरत लगे तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपने दिया क्या? दिया। अब देना चाहिए क्या एक बार दोबारा से? किसी के हिस्से की ताली अपने पास रखना ये भी काला धन होता है। और वो 4 तारीख को दोबारा से आएगा तो हिसाब बराबर कर देगा। तो ध्यान से, ये सरिता जी ने तो कमाल ही कर दिया। जहाँ पे पहले आई थी वहीं पे मुस्कुराते हुए जो कविता सुनाती है, ये क्या अंदाज है इनका, और कितनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर दी बड़ी प्रेम से। तो इनका भी शब्द नहीं है मेरे पास। रामायणधर द्विवेदी तो गीतों का राजकुमार है। मुझे बुलाया था अयोध्या, पहली बार मैंने रामलला के दर्शन किए, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो व्यवस्थाएं की थी मैंने अपने जीवन में 12-15 कंट्री घूम लिए, पर टेंट में 7 स्टार अरेंजमेंट कोई कर सकता है तो उसका नाम है बाबा योगी। 7 स्टार टेंट मैंने पहली बार देखा और इनका प्रेम का तो मैं कायल हूं। रामायणधर द्विवेदी एयरपोर्ट पे खड़े थे, स्वास्थ्य बहुत खराब, बुखार 3 डिग्री। मैंने कहा क्यों आए एयरपोर्ट पे? बोले अयोध्या का आतिथ्य ये कहता है। तो मैं भूला नहीं रामायणधर द्विवेदी के प्रेम को। मैं 2 दिन रहा अयोध्या में, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन किया हम लोगों ने अवधपुरी में। आस्था जी का कैसे धन्यवाद करूं? बताया आस्था जी 8 PSU की मालिक हैं, वहाँ कवि सम्मेलन भी होते हैं, बड़े बड़े आयोजन करती हैं, वो बड़े बड़े लिफाफे मिलते हैं, सब कवि लाइन में है, सब कवि चाहते हैं आस्था जी से ठीक ठाक नमस्ते हो जाए। और ये लोभ मुझे भी है कि ठीक ठाक नमस्ते मेरी भी हो जाए। तो ये लोभ सबको है, सुधीर जी को छोड़ के। सुधीर जी को तो ये तो मैं आपसे फिर एक निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, देश
लोकतंत्र का महाउत्सव मनाएगा 4 तारीख को। उसके बाद हमारी गोष्ठी जो जुलाई में होगी वो नए राजा के अंतर्गत होगी। यह इस राजपाट में आखिरी गोष्ठी है। अगली गोष्ठी में राजपाट भी नया होगा। जो भी हो 4 तारीख को पता लगेगा। महाराणा प्रताप आ रहे हैं, आपने सपना देखा है क्या? जो भी हो, लोकतंत्र लोकतंत्र है, उसमें हार जीत सब होता है। तो मैं आपसे एक प्रार्थना केवल इतना करना चाहता हूं मित्रों, इतना श्रम राजेश अग्रवाल, सुरेश बिंदल जी करते हैं इस गोष्ठी को, और आपको मैं बता दूं, भीतर हम कुछ भी हो, बाहर इस गोष्ठी की चर्चा कितनी बड़ी होती है आपको पता नहीं है। ना जाने कितने लोग, कितने कवि ये चाहते हैं कि ये मंच हमको मिल जाए। ये प्रतिष्ठा इस मंच की हो चुकी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपसे इतना निवेदन है, आपने जिन मित्रों ने मेरी बात को सम्मान देके 2-3 लोगों को साथ लेके आए थे, वो दुखी तो नहीं है जिनको साथ लेके आए थे कि कहां फंसा दिया हमको लाके इन लोगों ने, यार बड़े दुष्ट हैं, ऐसा तो नहीं है? आएंगे, ओहो तो पंगा हो गया, 2 और लाएंगे, बस यही चाहिए। आप एक लाएंगे, एक लाएंगे, आप एक लाएंगे, ठीक है, ये एक कईयों से भारी है। बस इतना मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं कहाँ रोहिणी रहता हूँ, वहाँ से इस गोष्ठी के लिए चल के आता हूँ। मैं जब आऊँ तो ये ऑडिटोरियम भरा होना चाहिए, और मेरी इच्छा है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं एक बार सुरेश बिंदल जी को और इनकी पूरी टीम को कुर्सियों के लिए भटकते देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा यह है, ये इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, इसमें जा रहे हैं। जिस दिन आपने ये मेरी इच्छा पूरी कर दी, मैं उस दिन आपको दंडवत प्रणाम कर दूंगा यहाँ आके। क्या बात है दादा, वाह, ये है अनुराग अभिसम्मेलन के लिए, वाह वाह वाह, बहुत गहरी। बोलो कर दोगे क्या? पक्का वादा है? इस ऑडिटोरियम से बाहर जाके राजेश चेतन को भूल जाओगे, ऐसा ही होगा ना? कितने लोग फिर वादा करते हैं राजेश भाई हम आपके साथ हैं। देखो पक्के वाला काम करना, नेताओं वाली गलती मत कर देना कभी भी, नेता जल्दी भूल जाते हैं। हम नेता नहीं है भाई साहब। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब कवि मित्रों का धन्यवाद, आस्था जी का धन्यवाद। सुरेश बिंदल जी आएंगे माइक पर, धन्यवाद तो ऑफिशियली उनको करना था। मैं तो इन कवियों के प्रभाव से इतना मुग्ध हो गया कि मेरे से वहाँ बैठा ही नहीं गया, इसलिए मैं खुद ही माइक पर, इसलिए हमको बुलाया था, राजेश ने बुलाया था हमको क्या, हम तो खुद ही माइक पर चल के आ गए, क्योंकि हमको लगा कि हम हल्दी घाटी में बैठे हैं तो कुछ बोल लेंगे तो ये हल्के होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बड़े भाई, हमारे इस गोष्ठी के मेंटोर श्री सुरेश बिंदल साहब, सारा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित रहा है, इस व्यक्तित्व का। मैं चाहता हूं कि वो 2 शब्द कहेंगे तो अच्छा लगेगा। सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, पर इस भवन के पहले ट्रस्टी, सुप्रसिद्ध भजन गायक प्रदीप पुष्प जी पहली बार आए हैं। मैं उनसे और एलसी शर्मा जी से निवेदन करूंगा वो आए और एक स्मृति चिन्ह हमारे आज के मुख्य अतिथि को भेंट करें। शर्मा जी आप भी आओ। एलसी शर्मा जी आप भी आओ। कुर्सी का बताया कि कुर्सियों के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुर्सियों के चक्कर तो हम लगाए हैं। आज भी हमारे मित्रों ने ये गोष्ठियां बंद हो जाएं, तीसरा मुकदमा कर दिया, तो ये तो चलता रहेगा। नहीं, वो हमारे पे भवन पे ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और 12 बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जी, राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की